Hello everyone, welcome to EduTap. So we have started a new initiative जिसमें 25 lectures में we'll be covering the full component of PPB. तो इस सीरीज में मंडे टू सैटरडे हमारे लेक्चर्स रहते हैं पीपीबी के, जिसमें एमसीक्यूज भी थोड़े बहुत डिस्कस किए जाते हैं, लेकिन संडे को उसका एक रिवीजन सेशन होता है। जो भी हमने पिछले हफ्ते में पढ़ा है उसका रिवीजन हम करते हैं थ्रू एमसीक्यूज। अराउंड 50 एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। तो अब तक हमारे 19 लेक्चर्स हो चुके हैं, चैनल पे अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और सेम ऐसी ही सीरीज हमने आईएनएफएस और एएफएम के लिए भी चलाई है, उसकी प्लेलिस्ट भी चैनल पे अवेलेबल है। तो अगर आपको ये कंटेंट यूजफुल लगता है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। So let's start with the first question. Which of the following organization does not have perpetual succession? देखो, अब एक मान लो दुकान है, दुकान के ओनर की अगर डेथ होगी तो मोस्ट प्रोबेबली दुकान भी बंद हो जाती है। अगर उनके वारिस हैं, कोई दुकान को संभाल लेता है तो ठीक है, नहीं तो उनकी अगर डेथ हो जाती है तो दुकान भी बंद हो जाती है। तो जहाँ पे ओनर के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता है, कंपनीज जैसे होती हैं, ठीक है। अब मान लो जैसे रिलायंस है, पहले धीरू भाई अंबानी थे, फिर उनके बच्चे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी हैं। अब उनके बाद उनकी आगे की जनरेशन जो है वो उस बिजनेस को संभाल लेगी। तो ओनर्स डायरेक्टर्स आते जाते रहते, कंपनी को फर्क नहीं पड़ता है, उसकी एग्जिस्टेंस को फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं कि उसकी परपेचुअल सक्सेशन है, कोई आए जाए फर्क नहीं पड़ता है। कहते इनमें से ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें परपेचुअल सक्सेशन नहीं है? पब्लिक कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स, लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप्स। यहाँ पे पब्लिक कंपनीज और एलएलपीज जो है इन्हें फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कोई आए जाए ये चलती ही रहती हैं कंपनीज और एलएलपीज। लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म्स होते हैं वहां पे अगर पार्टनर्स की डेथ हो जाती है या वो रिटायर हो जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली फिर वो पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाता है, ठीक है। अगर दो पार्टनर्स हैं, दोनों ने मिलकर एक फर्म चलाया, एक की डेथ होगी तो वो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। फिर अगर उस पर्सन को उस बिजनेस को कंटिन्यू रखना है तो उसे एक नया पार्टनर ढूंढना पड़ेगा, नई पार्टनरशिप क्रिएट करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे आंसर होगा पार्टनरशिप फर्म। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडिक्वेसी ऑफ वर्किंग कैपिटल। Excessive working capital means the firm has idle funds which earn no profit of the firm. देखो, वर्किंग कैपिटल क्या है? जो हमारा बिजनेस को चलाने के लिए रोजमर्रा के खर्चे हैं, लेबर को पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, डीजल लगता है आपके फैक्ट्री में, तो उसके लिए पेमेंट करना है। तो कहते हैं वर्किंग कैपिटल जो है वो अगर ज़रूरत से ज़्यादा है, एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल का मतलब है कि फंड्स आइडल पड़े हैं, आप उन्हें यूज़ नहीं कर रहे और वो फंड्स आपको कोई पैसा भी जनरेट करके नहीं दे रहे, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। Inadequate working capital means the fund does not have sufficient funds for running its operation which may ultimately result in production interruption. अगर जितना पैसा चाहिए वर्किंग कैपिटल का उससे कम पैसा है, इसका मतलब है सफिशिएंट फंड्स नहीं है और अल्टीमेटली हो सकता है कि आपकी प्रोडक्शन ही रुक जाए। ये भी हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। इट इज जनरली एक्सेप्टेड in that higher level of working capital decreases the risk and also decreases the profitability. अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा हायर लेवल की वर्किंग कैपिटल है तो रिस्क तो आपका कम है कि एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं, बिजनेस रुकेगा नहीं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कम है? हमने वर्किंग कैपिटल के लिए 5 लाख का लोन लिया है, रिक्वायरमेंट हमें कितनी की थी? सिर्फ 3 लाख की, 2 लाख एक्स्ट्रा पड़ा है, तो पैसे की कमी नहीं है। लेकिन ये 2 लाख पे आप लोन पे इंटरेस्ट चुका रहे हो और ये 2 लाख की आपको जरूरत भी नहीं थी, तो ऑब्वियसली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट डालेगा ना, आप जबरदस्ती का इसका इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, दिस फैसिलिटी इज अ रिवर्स ऑफ रिसीवेबल फाइनेंसिंग। द बैंक ऑफ द बायर pays the amount of bill drawn on the buyer to the seller's bank or the seller immediately on acceptance by the buyer. Thus, it is a facility granted to the customer for purchase of goods on credit. देखो, एक पर्सन है राम, इसने गुड्स बेचे क्रेडिट पे शाम को। शाम कहता अभी नहीं मैं दे सकता, मैं बाद में दूंगा, तो राम उसे बिल जनरेट करके देता है, ठीक है। शाम का बैंक है एसबीआई, शाम का बैंक है एसबीआई। तो जैसे ही शाम ने बिल को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मैं पेमेंट कर दूंगा, तो एसबीआई अभी सीधा राम को पेमेंट कर देगा और शाम बाद में पेमेंट एसबीआई को कर देगा। यानी कि जो बायर है, बायर का बैंक
खुद ही सेलर या सेलर की बैंक को पेमेंट कर देगा और बाद में फिर वो शाम से पैसे वसूल लेगा। तो इस टाइप की फैसिलिटी को क्या बोलते हैं? राम को तो इमीडिएट पेमेंट मिल गई ना बिल बनाने पे, बिल जैसे ही शाम ने एक्सेप्ट किया, शाम के बैंक ने पेमेंट कर दी। तो ये टाइप की फैसिलिटी को बोलते हैं ड्रॉई बिल एक्सेप्टेंस। ठीक है, ड्रॉई बिल एक्सेप्टेंस। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल टू अ कंपनी? अगर एक कंपनी को कोई प्रोजेक्ट पे काम करना है, उसे पैसे रेज करने हैं, तो वो पैसे कैसे रेज कर सकता है? कैपिटल इशू करके, शेयर्स बेच के कर सकता है, टर्म लोन बैंक से ले लिया, अनसिक्योर्ड लोन ले लिया, रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होता है? अगर एक बैंक कुछ अगर एक कंपनी पैसा कमाती है तो कुछ पैसा तो उनका खर्चे में निकल जाता है, कुछ पैसा उनका अपने शेयर होल्डर्स को कुछ लोन चुकाने में, उनके पास जो कुछ पैसा बचता है ना, उसे वो किसी को नहीं देते, बचा के रखते हैं कि ज़रूरत पे काम आएगा। ऐसी अर्निंग जो रिटेन कर ली, ना शेयर होल्डर्स को दी, ना डिविडेंड दिया, अच्छा अलग से बचा के रख ली कि फ्यूचर में काम आएगी, ऐसी अर्निंग्स को रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं। तो ऑब्वियसली अगर पैसे की ज़रूरत है कंपनी को, तो अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स में से भी पैसा निकाल के प्रोजेक्ट पे लगाएगी ना। तो सारे ही यहाँ पे ऑप्शन सही हैं, डी ऑल ऑफ द अबव। चलिए, द स्प्रेड चार्ज टू एन एग्जिस्टिंग बोरोवर शैल नॉट बी इंक्रीज्ड एक्सेप्ट ऑन द अकाउंट ऑफ। जो एक पर्सन है बैंक से लोन लेने जाता है, तो उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो है 10%, लेकिन अगर वो पैसे जमा करवाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। तो ये 4% जो होता है ये बैंक का स्प्रेड है, इसी से बैंक पैसे कमाता है। ठीक है, तो कहते हैं अगर एक एग्जिस्टिंग बोरोवर से जो हम स्प्रेड चार्ज करता है बैंक, उसे नहीं बढ़ाया जा सकते जब तक के या तो बैंक के प्रॉफिट्स में कमी आ गई हो, बैंक की ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गई हो, बैंक की CRR बढ़ गई हो, या फिर कस्टमर जिसने लोन लिया है उसकी क्रेडिट प्रोफाइल में डिटीरियरेशन हो गई हो। पहले कम रिस्क वाला कस्टमर था, अब ज़्यादा रिस्क वाला कस्टमर है। तो बैंक तब तक अपना स्प्रेड जो चार्ज किया है उसे नहीं बढ़ा सकता जब तक कि कस्टमर की जो क्रेडिट रिस्क प्रोफाइल है वो डिटीरियरेट ना हो गई हो। ओके, सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग सरसी, यानी कि सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। देखो, पहला बात बोल रहा है कि ये जो कंपनी है ये अंडर सेक्शन 8 रजिस्टर की हुई कंपनी है। याद रखो, जो सेक्शन 8 कंपनी होती है ना कंपनीज एक्ट 2013 में, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए नहीं बनी है। NGOs वगैरह इसके अंदर रजिस्टर होते हैं। पुराना जो एक्ट था कंपनीज एक्ट 1956, तब सेक्शन 25 कंपनी बोलते थे, अब सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं। ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सरसी सेक्शन 8 कंपनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो शेयर होल्डिंग है वो इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की 51% है, सरसी के अंदर, ये भी बिल्कुल सही है। कहते हैं इसका ऑब्जेक्टिव है एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम मेंटेन करके रखना, कि अगर किसी भी एसेट पे फाइनेंशियल एसेट का रिकंस्ट्रक्शन होता है, सिक्योरिटाइजेशन होता है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट होता है, वो सारी यहाँ पे रजिस्टर होंगी। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी इज टू मेंटेन एंड ऑपरेट अ रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, तो सारी की सारी यहाँ पे स्टेटमेंट सही है, ऑल ऑफ दी अबव। कोई भी अगर एक बैंक एक सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट करता है, कोई लोन लेता है, उस पर जो भी गिरवी रखा है उस पर सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट होता है, तो वो सारा यहाँ पे सरसी के अंदर रजिस्टर होता है। Okay, consider the following statement. It is the responsibility of the customer to ensure proper use of bank funds. क्या कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड जो भी उसने बैंक से पैसा लिया है उसको जहां प्रॉपर एंड यूज है वहीं पे पैसा लगाना? नहीं, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर पर्सन ने लोन लिया है हाउसिंग के लिए, तो बैंक को देखना है कि वो हाउसिंग कंस्ट्रक्शन में ही जाए, कस्टमर पे कोई बर्डन नहीं है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बैंक टू एंश्योर प्रॉपर एंड यूज ऑफ बैंक फंड्स। अ कोलेटरल इज द प्राइम सिक्योरिटी ऑफ एन एडवांस। कोलेटरल इज द सेकेंडरी सिक्योरिटी ऑफ एन एडवांस। प्राइमरी सिक्योरिटी प्राइम सिक्योरिटी होती है, कोलेटरल सिक्योरिटी एडिशनल सिक्योरिटी के लिए होती है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। द पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ अ गारंटर कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड कैन बी इन्फोर्स्ड ओनली थ्रू द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ। अगर किसी ने पर्सनल सिक्योरिटी दी है गारंटी के तौर पे, मतलब पर्सनल गारंटी दी है किसी ने, तो उसे कैसे इंश्योर किया जा सकता है, एनफोर्स किया जा सकता है? कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू ही किया जा सकता है।
गारंटर है अगर कोई किसी लोन का, उसकी पर्सनल सिक्योरिटी को अगर एनफोर्स करना है बैंक ने, तो वो लॉ के थ्रू, कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू ही हो सकता है। तो यहाँ पे सेकंड गलत है, 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला है, इन केस ऑफ एजुकेशन लोन नो मार्जिन मे बी इंसिस्टेड अपॉन फॉर लोन्स अप टू व्हाट अमाउंट। एजुकेशन लोन में बैंक किस अमाउंट तक मार्जिन नहीं इंसिस्ट कर सकता, बिना मार्जिन के लोन दिया जाता है अप टू 4 लाख। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है, व्हेन अ सिक्योरिटी इज ऑफर इफ ऑफर्ड बाय द बोरोवर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंश्योर्ड बाय द बैंक। अगर एक पर्सन कोई सिक्योरिटी देता है बैंक को लोन के बदले में, तो उसमें क्या फीचर्स होने चाहिए? सेलेबल होनी चाहिए, ऑब्वियसली सेल नहीं होगी तो बैंक पैसे कहाँ से वसूलेगा? बिल्कुल सही। इट्स वैल्यू इज डायनामिक, डायनामिक नहीं होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। अगर मैंने अपना लैंड गिरवी रखा है, आज लैंड 50 लाख का है, कल 40 का हो गया, फिर 30 का हो गया, फिर 60 का हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर स्टेबल होना चाहिए इसका वैल्यू जो है। तो यहाँ पे सेकंड गलत है। इजीली ट्रांसफरेबल, ऑब्वियसली इजीली ट्रांसफरेबल हो जाना चाहिए एक से दूसरे को। तो यहाँ पे 1 and 3 यहाँ पे करेक्ट है, सेकंड गलत है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following ways can be used to value an immovable property before the grant of advance against the property? जब भी मैं कोई immovable property गिरवी रखती हूँ लोन के लिए, तो पहले बैंक उसकी असेसमेंट कराता है। कहते कैसे करवाया जा सकती है असेसमेंट? यूटिलाइजिंग द सर्विसेज ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड वैल्यूअर हु वुड बी इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स। इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स की सर्विसेज लेंगे जो रिकॉग्नाइज्ड वैल्यूअर्स हैं, जो प्रॉपरली वैल्यू कर सकें। बिल्कुल सही। लोकल रियल एस्टेट एजेंट से इंक्वायरी करके कि यहाँ क्या रेट चल रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं। बाय यूजिंग वैल्यूएशन पब्लिश्ड बाय लोकल अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज ने जो वैल्यू पब्लिश की है, बिल्कुल सही। यूजिंग लेटेस्ट सेल ट्रांजेक्शन ऑफ नेबरिंग प्रॉपर्टीज, मेरे लैंड को मैंने गिरवी रखा है, साथ का लैंड अगर सेम एरिया का जितने भी बिका है उस हिसाब से मेरे लैंड की वैल्यूएशन भी लग जाएगी, तो ये भी सही है। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। अगला है, नेचर ऑफ चार्ज क्रिएटेड वाइल एडवांसिंग अगेंस्ट LIC पॉलिसी। अगर मैं अपनी LIC पॉलिसी गिरवी रख के लोन लेती हूँ तो किस टाइप का चार्ज क्रिएट होता है? असाइनमेंट, सेट ऑफ, लियन या फिर प्लेज। तो जो आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं और जो आपकी असाइनमेंट पॉलिसीज हैं, इन LIC पॉलिसीज है, इन पे असाइनमेंट के नेचर का चार्ज क्रिएट होता है। असाइन करते हो आप LIC पॉलिसी बैंक को, जिसके बदले में आपको लोन मिलता है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला है, लोन टू वैल्यू रेशो इन केस ऑफ गोल्ड लोन इज। अगर मैं गोल्ड लोन लेती हूँ तो मुझे कितना LTV रेशो लगेगा? अगर मेरा 10 लाख का गोल्ड है तो LTV रेशो कितनी होगी? 75%। मैक्सिमम मेरे को 7.5 लाख लोन मिल सकता है 10 लाख का सोना गिरवी रख के। तो यहाँ पे आंसर है बी, LTV ratio in case of gold loan is 75%. Dash is a legal document stating that the borrower of the funds has physical possession of certain property that is held in the trust of lender. कहते एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो ये दर्शाता है कि मान लो राम बोरोवर है, राम ने बोरो किया है पैसा कुछ गिरवी रख के, ठीक है, और ये है लेंडर, लेंडर है मान लो SBI बैंक लेंडर है। तो SBI को राम बोलता है कि तुम ये पकड़ो डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट, ये दर्शाएगा कि ये प्रॉपर्टी चाहे मेरे पास फिजिकली मेरे पास है, लेकिन मैंने तुम्हारे ट्रस्ट में अपने पास रखी हुई है। राम ने अगर अपनी फैक्ट्री के गुड्स के बदले में लोन लिया है तो गुड्स चाहे राम के पास है, लेकिन किसके ट्रस्ट में है? बैंक के ट्रस्ट में रखे हुए हैं। अंडर दिस अरेंजमेंट लेंडर के पास टाइटल कब तक रहेगा? इन गुड्स का टाइटल SBI के पास तब तक रहेगा जब तक राम उस लोन को चुका नहीं देता। तो ऐसे टाइप के डॉक्यूमेंट को बोलते हैं ट्रस्ट रिसीट। जब राम लोन चुका देगा तो वो गुड्स का जो टाइटल है वो दोबारा से राम के पास आ जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग एडवांसेस अगेंस्ट LIC। कोई अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दे के अगर लोन लेता है तो फिर उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं? नॉमिनी अंडर द पॉलिसी नीड टू ज्वाइन इन असाइनिंग द पॉलिसी टू द बैंक। ये स्टेटमेंट गलत है। अगर मेरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, अगर मैं उसके अगेंस्ट लोन लेती हूँ तो जो मेरा नॉमिनी होगा ना पॉलिसी का, उसको बीच में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी कहीं पर भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। द पर्सन, द प्रपोजर who has obtained the policy must have an insurable interest in the life of the assured or the contract is void। जो प्रपोजर है
जिसने पॉलिसी ली है उसका कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए एश्योर्ड की लाइफ में, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए। असाइनमेंट शुड बी ऑब्टेन्ड ऑन द पॉलिसी और ऑन अ सेपरेट स्टैम्प पेपर एंड इट शुड बी विटनेस्ड बाय अ पर्सन, ये भी बिल्कुल सही है। जब भी असाइनमेंट होती है या तो पॉलिसी पे लिख के असाइनमेंट होती है या फिर सेपरेट स्टैम्प पेपर लगता है और कोई विटनेस होता है कि ये पॉलिसी असाइन की जा रही है बैंक को या किसी को भी, तो ये सही है। तो हमारे पास पहला स्टेटमेंट गलत है, 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर, बी। Loans and advances to an individual from the banking system against security of shares should not exceed the limit of dash for subscribing to IPOs। कहते एक पर्सन है, उसने अगर इनिशियल पब्लिक ऑफर जो बैंक कंपनीज का होता है, अगर एक कंपनी शेयर बेचती है ना, सबसे पहले जब शेयर्स बेचती है उसे आईपीओ बोलते हैं, तो किसी ने अगर आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए लोन लिया है तो वो मैक्सिमम कितना ले सकता है, बैंकिंग सिस्टम का कितना एक्सपोजर हो सकता है। ठीक है, अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ शेयर्स, जिन शेयर्स को खरीदेगा ना उन्हीं की सिक्योरिटी होती है, फिर कितना मैक्सिमम उसे एक्सपोजर दिया जा सकता है, 10 लाख का। लोन्स एंड एडवांसेस टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ शेयर्स शुड नॉट एक्सीड द लिमिट ऑफ 10 लाख फॉर सब्सक्राइबिंग टू आईपीओ। शेयर्स की सिक्योरिटी अगेंस्ट अगर किसी को आईपीओ में इन्वेस्ट करना है, शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, तो मैक्सिमम कितना शेयर्स की सिक्योरिटी हो सकती है, 10 लाख तक की बैंक में। ठीक है, बुलेट रीपेमेंट ऑफ लोन्स इज परमिटेड अगेंस्ट प्लेज ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी इफ द अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शन शुड नॉट बी मोर देन डैश एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। बुलेट रीपेमेंट क्या होता है? बुलेट रीपेमेंट में क्या होता है, पहले आप सिर्फ इंटरेस्ट पे करते रहते हो, और मान लो 1 साल के लिए लोन लिया है तो 1 साल खत्म होने पे सारा प्रिंसिपल अमाउंट एक साथ वापस कर दोगे। ठीक है, एक साथ वापस करोगे, इसको बलून रीपेमेंट भी बोलते हैं। कि अगर मैंने 1 लाख का लोन लिया, हर महीने में उस पर 2-2 हजार का क्या वापस करती जा रही हूँ, इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट में कब वापस कर रही हूँ, एंड में। तो कहते गोल्ड अगर प्लेज करके, गोल्ड की या कोई ज्वेलरी प्लेज करके अगर कोई बुलेट रीपेमेंट ऑफ लोन लेना चाहता है तो कितने तक का लोन होना चाहिए, तो 1 लाख तक के लोन पे ये अवेलेबल होता है कि अगर मुझे 1 लाख तक का लोन लेना है मैं ले सकती हूँ गोल्ड गिरवी रख के, अगर मेरे को बुलेट रीपेमेंट करनी है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गलत कौन सी है? इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 लगता है, बिल्कुल सही। सेल ऑफ टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अ कंसिडरेशन बिलो 10,000 कैन बी विदाउट अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। कहते हैं अगर किसी को अपनी टेंजिबल होता है जिसको टच कर सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड है, मूव नहीं कर सकते, उसके अगेंस्ट उसको अगर सेल करना है तो बिना रजिस्ट्रेशन के कर सकते हैं अगर 10,000 से कम की प्रॉपर्टी। तो ये गलत है, यहाँ पे 100 रुपये आएगा। अगर 100 रुपये से कम की प्रॉपर्टी है तो बिना रजिस्ट्रेशन के उसे ट्रांसफर किया जा सकता है। बहुत पुराना एक्ट है, 100 रुपये का तो आजकल कुछ भी नहीं आता, एक मुट्ठी जमीन भी नहीं आती, तो ये गलत है। द मॉर्टगेज ट्रांसफर टू इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हैज नो एप्लीकेशन टू मूवेबल प्रॉपर्टी। कहते हैं जो टर्म मॉर्टगेज दिया हुआ है ना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, उसका मूवेबल प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही, क्योंकि मॉर्टगेज इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, तो ये भी बिल्कुल सही है। गलत हमारे पास ये बी है, यही है इसका करेक्ट आंसर। आखिरी है, मॉर्टगेज ऑन प्रॉपर्टी कैन बी क्रिएटेड बाय कर्ता व्हेन द प्रॉपर्टी इज इन द नेम ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ के नाम पे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम पे अगर प्रॉपर्टी है तो उस पे कर्ता मॉर्टगेज क्रिएट कर सकता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए। डैश मीन्स बेलमेंट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। देखो, अगर मेरे को बैंक से लोन लेना है और मैंने अपना सामान बैंक को पकड़ा दिया कि ये पकड़ो सामान तुम, इसके बदले में मेरे को लोन दे दो, तो बेलमेंट हुई है। बेलमेंट क्यों हुई है? क्योंकि मैंने सामान किसकी पोजेशन में दे दिया, बैंक की पोजेशन में दे दिया। तो मूवेबल और बेलमेंट ये कहाँ पे होता है, प्लेज में। प्लेज में ऐसा होता है कि आप अपने बेलमेंट कर देते हो गुड्स की, बैंक को पोजेशन दे देते हो लोन लेने के लिए, तो यहाँ पे प्लेज इसका करेक्ट आंसर है। मॉर्टगेज कैन बी क्रिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। मॉर्टगेज कौन क्रिएट कर सकता है? एब्सोल्यूट ओनर जो प्रॉपर्टी का है, चाहे उसने इनहेरिट की है चाहे खुद खरीदी है, वो मॉर्टगेज क्रिएट कर सकता है प्रॉपर्टी पे, बिल्कुल सही। एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ, ये गलत है। कर्ता जो होता है ना एचयूएफ का, वो मॉर्टगेज क्रिएट करता है।
कोई भी मेंबर नहीं कह सकता कि मैं मॉर्टगेज कर सकता हूँ, ये गलत है। गार्डियन ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी, माइनर की प्रॉपर्टी का गार्डियन भी कर सकता है, एग्जीक्यूटर भी कर सकता है। तो यहाँ पे 1, 3 एंड 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको पता था 2 नहीं आएगा, तो 2 यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इस तरीके से भी आंसर इसका आ सकता था। The limitation period for filing a suit of for sale of mortgage property is dash from the date when the money secured by mortgage becomes due. Mortgage करके अगर आपने प्रॉपर्टी को लोन लिया है तो फिर कितने टाइम का लिमिटेशन पीरियड होता है? 12 साल का लिमिटेशन पीरियड होता है। ठीक है, अगर कोई सूट फाइल करना चाहता है कि मैं सेल ऑफ मॉर्टगेज प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, तो उसका लिमिटेशन पीरियड कितना है? 12 साल। जब मनी ड्यू हो गई उसके बाद से अगले 12 साल का पीरियड लिमिटेशन पीरियड होता है, कभी भी सूट फाइल कर सकते हैं मॉर्टगेज प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए। ठीक है, द यूजुअल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसीज इज बाय द वे ऑफ, अगर एक प्रिंसिपल और उसके एजेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्रिएट होता है तो कैसे होता है? पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू, इंडेमनिटी बॉन्ड के थ्रू, गारंटी बॉन्ड के थ्रू, या नन ऑफ दी अबव। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्रिएट होता है, उसमें पावर ऑफ अटर्नी प्रिंसिपल एजेंट को दे देता है। ठीक है, स्पेसिफिक पावर ऑफ अटर्नी होती है, जनरल पावर ऑफ अटर्नी होती है। तो प्रिंसिपल की तरफ से एजेंट काम करता है ना, तो जो भी एजेंट काम करेगा प्रिंसिपल की तरफ से, प्रिंसिपल विल बी बाउंड बाय दैट। तो पावर ऑफ अटर्नी की के थ्रू ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्रिएट होता है। द लॉ परमिट्स हाइपोथिकेशन ऑफ एसेट्स एज अ सिक्योरिटी बाय सोल प्रोप्राइटर, इंडिविजुअल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म्स, जॉइंट स्टॉक कंपनी। हाइपोथिकेशन एसेट्स की कौन कर सकता है? हाइपोथिकेशन में क्या होता है कि मुझे अगर कार लेनी है ना, तो कार के लिए मुझे लोन लेना है, तो बैंक कहेगा ठीक है, जो तुम कार खरीदोगे ना इसी को हम सिक्योरिटी मानेंगे कि अगर तुम ये कार लोन नहीं चुका पाते तो हम तुम्हारी कार ही ले जाएंगे और इसको बेच के अपना पैसा वसूल लेंगे। तो यहाँ पे कार तो मेरे पास ही रहेगी ना, तो किसके पास है पोजेशन? मेरे पास है, और लोन मैंने लिया है मूवेबल प्रॉपर्टी पे, तो हाइपोथिकेशन क्रिएट होती है एसेट पे, कार पे। तो ये कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है, सोल प्रोप्राइटर भी कर सकता है, इंडिविजुअल भी कर सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी कर सकता है, कंपनी भी कर सकती है। हाइपोथिकेशन कोई भी कर सकता है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग बेलमेंट? बेलमेंट के रिगार्डिंग क्या करेक्ट है? इफ द गुड्स आर बेल्ड फॉर हायर, द बेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेजेस ओनली इफ ही इज अवेयर ऑफ द डिफेक्ट्स। अगर मैंने अपनी कार किसी को हायर पे दी है, तो कहते हैं मैं अगर जिसको मैंने हायर पे दी है उसका हो जाए एक्सीडेंट, तो मेरा लाइबिलिटी तभी बनता है अगर मुझे पता था कि गाड़ी में ये डिफेक्ट है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। ऐसा नहीं होता, अगर मैंने सामान हायर पे दिया है, चाहे मुझे डिफेक्ट का पता था ना ही पता था, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ठीक है, मैं ही डैमेजेस पे करूंगी। द बेली इज रिस्पॉन्सिबल टू द बेलर फॉर एनी लॉस ऑफ गुड्स इफ गुड्स आर नॉट रिटर्न्ड ऑन टाइम। बेली इज रिस्पॉन्सिबल टू द बेलर। मान लो मैंने किसी को अपनी कार दी बेलमेंट के लिए और मैंने बोला तुम ना 2 दिन में मेरे को वापस कर देना, उसने मेरे को 2 दिन में वापस नहीं करी, 2 दिन बाद इस गाड़ी को कोई भी नुकसान होता है, तो बेली जिसको मैंने अपनी कार दी थी वो रिस्पॉन्सिबल होगा लॉस पूरा करने के लिए। इफ गुड्स आर नॉट रिटर्न ऑन टाइम, टाइम पे नहीं रिटर्न किए तो उसके बाद जितने भी टाइम में अगर कोई भी नुकसान हो जाता है तो बेली की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेलर की नहीं, वो बेलर को पैसा देगा। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सो बोथ 1 and 2। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? प्लेज इज लॉस्ट व्हेन द पोजेशन ऑफ गुड्स इज लॉस्ट। कहते हैं प्लेज खत्म हो जाती है अगर पोजेशन ऑफ गुड्स भी लॉस्ट है, जो चीज़ प्लेज की थी वही गुम गई तो प्लेज खत्म, फिर पोजेशन गुड्स की चली गई अगर, तो प्लेज भी खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही है। पॉनी में रिलीज द गुड्स आफ्टर ऑब्टेनिंग अ लेटर ऑफ ट्रस्ट फ्रॉम द पॉनर। लेटर ऑफ ट्रस्ट मिलने के बाद गुड्स रिलीज किए जा सकते हैं कि ठीक है अभी ये तुम्हारे पास रख रहा हूं मैं, लेकिन बैंक का ही हक रहता है। अगर बैंक ने बोल दिया ट्रस्ट रिसीट या लेटर ऑफ ट्रस्ट लेके कि ठीक है तुम ले जाओ लेकिन हक मेरा ही रहेगा, तो गुड्स रिलीज किए जा सकते हैं। स्पेशली जब फैक्ट्री वगैरह वाले लोन लेते हैं ना अपने स्टॉक के अगेंस्ट, तो स्टॉक तो फैक्ट्री में रहता है, वो क्या कहेगा ये ट्रस्ट रिसीट पकड़ो,
ठीक है, हक तुम्हारा ही है, बस मेरे पास पड़े हैं, जब तक लोन नहीं चुकाया जाता तब तक टाइटल तुम्हारे पास ही रहेगा। इफ अ पॉनर बिकम्स इंसॉल्वेंट द राइट ऑफ द लेंडर वैनिशेस इवन इफ द बैंक हैज ट्रस्ट रिसीट एज द गुड्स आर टेकन बाय ऑफिशियल रिसीवर। देखो इसे मैं ऐसे समझाती हूँ, ये क्या कह रही है स्टेटमेंट। मान लो रमेश है, इसने बैंक से लिया लोन और लोन के लिए गिरवी के रखा अपने फैक्ट्री के गुड्स, वो गिरवी रखे। तब इसने बैंक को बोला कि तुम मेरे को गुड्स मेरे पास ही रहने दो, मैं तुम्हें ट्रस्ट रिसीट देता हूँ। तो ट्रस्ट रिसीट का क्या मतलब है कि तुम्हारा ही है, पोजेशन मैं अपने पास फिजिकली ले रहा हूँ, लेकिन टाइटल तुम्हारे पास है। जब तक मैं तुम्हें ये सामान लोन चुका नहीं देता तब तक गुड्स का जो है राइट इन पे तुम्हारा ही रहेगा। अब मानो रमेश जो है, रमेश हो गया, इसकी फैक्ट्री होगी, दिवालिया निकल गया, रमेश इंसॉल्वेंट हो गया। अब असाइन हो गया ऑफिशियल रिसीवर। ऑफिशियल रिसीवर असाइन किया जाता है ताकि जो दिवालिया जिसका निकल गया है उसका सारा एसेट्स वगैरह बेच के जिनका जो जो पैसा देना है वो वसूल किया जाए। कहते अगर ऑफिशियल रिसीवर आ गया तो ये जो ट्रस्ट रिसीट होने के बावजूद भी गुड्स पे बैंक का राइट खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर प्लेज के केस में बैंक के पास ट्रस्ट रिसीट है, चाहे रमेश दिवालिया हो, रमेश की फैक्ट्री दिवालिया हो, ऑफिशियल रिसीवर्स भी उन गुड्स को नहीं छेड़ सकता है जिसके अगेंस्ट बैंक ने ट्रस्ट रिसीट ले रखी है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल। डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। द एपेलेट ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ वन पर्सन ओनली रेफर टू एज चेयरपर्सन टू बी अपॉइंटेड। इसमें एक ही पर्सन होता है ट्रिब्यूनल में जिसे चेयरपर्सन बोला जाता है, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। बिल्कुल सही। चेयरपर्सन जज ऑफ हाई कोर्ट बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। बिल्कुल सही। द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ ट्रिब्यूनल और द चेयरपर्सन ऑफ एन एपेलेट ट्रिब्यूनल शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट एन ऑर्डर मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी आफ्टर इंक्वायरी। कहते हैं एपेलेट ट्रिब्यूनल का चेयरपर्सन हो चाहे ट्रिब्यूनल का प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो, इन्हें सिर्फ और सिर्फ तभी रिमूव किया जा सकता है जब इंक्वायरी में पता लगे कि इसने मिसबिहेवियर किया है या इनकैपेसिटी है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ दी अबव इसमें करेक्ट आंसर है। The provision of insolvency and bankruptcy code apply to। insolvency and bankruptcy code, अगर किसी पर्सन का इंसॉल्वेंसी हो जाता है, दिवालिया निकल जाता है या कंपनी के फॉर्म में बैंकरप्सी हो जाती है, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लगता है ताकि वो पूरे प्रोसेस को अच्छे से किया जा सके। तो ये सब पे लागू होता है, चाहे कंपनी हो, चाहे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे कोई इंडिविजुअल हो, सब पे लागू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। अगला है द एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल शुड बी अटेम्प्टेड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ फाइनली विद इन डैश डेज फ्रॉम रिसीट। एक बार डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास कोई एप्लीकेशन आती है तो उन्हें ट्राई करना चाहिए कि एप्लीकेशन रिसीव होने के 180 दिन के अंदर अंदर मामला सुलझा लिया जाए। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है डैश इंश्योरेंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द इंश्योरर डज नॉट प्रॉमिस टू इंडेमनिफाई द इंश्योर्ड फॉर एनी लॉस ऑन मेच्योरिटी। देखो, लाइफ इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इंडेमनिफाई करने का क्या मतलब है कि मान लो एक पर्सन है ए, उसकी फैक्ट्री में लग गई आग, तो बैंक क्या करेंगे, उसको पैसा दे देंगे ताकि उसकी फैक्ट्री की सेम वही कंडीशन हो जाए जो आग लगने से पहले थी। ए को जो लॉस हुआ था उसकी ऐसे भरपाई कर दो कि वो दोबारा उसी पोजीशन में आ जाए जो लॉस होने से पहले वाली पोजीशन थी। लेकिन अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो आप जितना मर्जी उसको पैसा दे दो, आप उसको सेम उस पोजीशन पे लाके नहीं रख सकते हो, है ना। अगर एक पर्सन ए है, इसकी डेथ होगी, इसकी बीवी को इंश्योरेंस का पैसा मिल जाता है, क्या लॉस की भरपाई हो पा रही है? उतनी नहीं हो पा रही ना। आप ए को जिंदा नहीं कर सकते,
बी को सेम उस पोजीशन में लेके नहीं आ सकता इंश्योरर जो मरने से पहले की थी। तो इंडेमनीफाई तब होता है जब आप उस पर्सन को सेम पुरानी पोजीशन पे लाके खड़ा कर सको लॉस भर के। तो सब इंश्योरेंस में हो सकता है, फायर इंश्योरेंस में, बर्गली इंश्योरेंस, बर्गलरी और वेल्थ इंश्योरेंस सब में हो सकता है। लाइफ इंश्योरेंस में इंडेमनीफाई नहीं कर सकते हो आप। सो ए इज द करेक्ट आंसर। आप लॉस को इंडेमनीफाई नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ पैसा पे कर सकते हो। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी की रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी देयर आर 3 कॉन्ट्रैक्ट्स। एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, 3 नहीं होते हैं। इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इंडेमनीफायर बोलता है कि तुझे जो नुकसान होगा उसकी मैं भरपाई कर दूंगा। बस एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये गलत है। द लाइबिलिटी ऑफ द इंडेमनीफायर इज सेकेंडरी। नो, द लाइबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर इज प्राइमरी। अगर इंडेमनिटी होल्डर को कोई नुकसान होता है तो लाइबिलिटी इंडेमनीफायर की बनती है, प्राइमरी उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये भी स्टेटमेंट गलत है। Once the indemnifier indemnifies the indemnity holder, he can recover that amount from indemnity holder। कि ए बी को बोलता कि अगर तेरे को कोई नुकसान होता है मैं भरपाई करूंगा, तो बी को नुकसान हुआ, ए ने भरपाई कर दी। क्या अब ए ये पैसा बी से वापस वसूल सकता है इंडेमनिटी में? नहीं वसूल सकता। इंडेमनीफायर एक बार पैसे पे कर देता है, इंडेमनीफाई कर देता है, उसके बाद उसको कहीं से पैसा नहीं मिलता है। तो ये भी गलत है। तो ऑल ऑफ द अबव इनकरेक्ट है यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं। इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अग्रीमेंट एग्जिस्ट बिटवीन। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अग्रीमेंट एग्जिस्ट बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर, श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेटर बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होगा? रमेश, सुरेश और ये हो गया एसबीआई। ठीक है, रमेश ने बैंक से लिया लोन, एसबीआई ने। एसबीआई कहता तू कल वापस नहीं करेगा, मेरे पैसे तो डूब जाएंगे। सुरेश आके देता है गारंटी कि ये अगर नहीं पे करेगा मैं पे करूंगा। तो यहाँ पे सुरेश क्या हो गया? श्योरिटी। एसबीआई क्या है? क्रेडिटर। रमेश क्या है? डेटर। तो एक कॉन्ट्रैक्ट तो रमेश और एसबीआई के बीच में है, डेटर और क्रेडिटर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है ना, लोन का। एक कॉन्ट्रैक्ट श्योरिटी और एसबीआई के बीच में है, सुरेश और एसबीआई के बीच में है कि अगर ये पे नहीं करता मैं पे करूंगा। तो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। तो दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हैं, डेटर और क्रेडिटर के बीच में, और एक श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे जो हमारा श्योरिटी है और प्रिंसिपल डेटर होगा, इनके बीच में भी एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी होता है ना। क्योंकि जैसे ही अगर रमेश पे नहीं करता तो सुरेश एसबीआई को पैसे दे देगा, और बाद में जैसे ही सुरेश ने एसबीआई को पैसे पे किए, अब सुरेश क्रेडिटर बन जाएगा और वो रमेश से पैसे लेगा। तो रमेश और एसबीआई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, श्योरिटी यानी कि सुरेश और एसबीआई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, और एक रमेश और सुरेश के बीच में इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग गारंटी। गारंटी की रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? इट इज डिफाइंड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कहते हैं गारंटी को डिफाइन किया गया है अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बिल्कुल सही। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कैन बी ओरल, ये भी सही है। जो हमारा गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। बैंक चार्जेस फॉर प्रोवाइडिंग गारंटी डिपेंड अपॉन द सिक्योरिटी अवेलेबल एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कस्टमर। कहते हैं बैंक जो चार्जेस लेता है ना गारंटी प्रोवाइड करने के, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि सिक्योरिटी कितनी अवेलेबल है, कस्टमर जिसके लिए गारंटी देनी है उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों ही यहाँ पे सही है। डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। Section 128 of the Indian Contract Act 1872 provides that the liability of the guarantor is dash the principal debtor। कहते जो हमारा सेक्शन 128 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो ये बोलता है कि लाइबिलिटी ऑफ द गारंटर इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। अगर मैं गारंटी दे रही हूँ तो जितनी डेटर की लाइबिलिटी है ना उतनी ही सेम मेरी भी बनेगी। अगर डेटर नहीं पे करता तो सेम प्रिंसिपल अमाउंट पे करने की, इंटरेस्ट पे करने की मेरी भी लाइबिलिटी होगी। तो को एक्सटेंसिव विद द प्रिंसिपल डेटर होता है। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
Unlike other contracts, the contract of guarantee can be signed without consideration. ये गलत है, contract of guarantee में भी consideration चाहिए होती है. No consideration needs to be provided by the debtor to the surety. ये भी गलत है, debtor ही तो देगा ना surety को consideration. ये भी गलत है. ठीक है. इंजंक्शन अगेंस्ट इनकैशमेंट ऑफ बैंक गारंटी विदाउट एस्टेब्लिशिंग फ्रॉड और इरिट्रीवेबल जस्टिस इज नॉट ग्रांटेड. कहते बैंक गारंटी अगर देता है तो उसके गारंटी की भरपाई करना तभी रोका जा सकता है अगर ये इस्टेब्लिश कर दिया जाए कि फ्रॉड हुआ है या इनजस्टिस हुई है. उसके अलावा बैंक ने अगर गारंटी दी है तो बैंक को पैसा भरना ही भरना पड़ेगा. ये सही है. सो 1 और 2 यहाँ पे इनकरेक्ट है, हमें इनकरेक्ट ही पूछा गया है. अगला क्वेश्चन है, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इफ देयर इज अ वेरिएंस विदाउट श्योरिटीज कॉन्सेंट. देखो अब सेम वो एग्जांपल पुराना लेके चलते हैं कि रमेश ने लोन लिया है एसबीआई से और सुरेश ने दी है गारंटी. अगर सुरेश को बताए बिना रमेश और एसबीआई आपस में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चेंजेस कर दें तो श्योरिटी की जो लाइबिलिटी है इज डिस्चार्ज एज टू. कहते उसकी श्योरिटी की लाइबिलिटी कितनी खत्म होगी, सारी ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट चेंज करने से पहले बाद, पहले नहीं, ऐसा नहीं होता है. वेरिएंस करने के बाद जितनी ट्रांजैक्शन होंगी उन पे उसकी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, या कोई अनफेवरेबल ट्रांजैक्शन होंगी तो ही उसकी लाइबिलिटी खत्म होगी, या श्योरिटी की कोई लाइबिलिटी खत्म नहीं होती है. तो आंसर है ट्रांजैक्शन सब्सिक्वेंट टू द वेरिएंस. तो अगर राम ने रमेश ने एसबीआई से लोन लिया था और उन्होंने श्योरिटी किसको बनाया, रमेश ने सुरेश को. ठीक है. तो अगर रमेश और एसबीआई बिना सुरेश को बताए कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस कर लेते हैं तो श्योरिटी की लाइबिलिटी कब खत्म होएगी, जो भी ट्रांजैक्शंस वेरिएंस करने के बाद हुई हैं. सुरेश को बिना बताए जब चेंज किया उसके बाद अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो सुरेश की लाइबिलिटी उन ट्रांजैक्शंस के लिए खत्म है. तो बी इज द करेक्ट आंसर. A guarantees to C to the extent of rupees 20,000 as payment for rice to be supplied by B to C. C कहता C ने B को राइस प्रोवाइड करना था. पेमेंट की गारंटी कौन लेता है, A लेता है कि अगर B तुझे नहीं पे करेगा मैं पे कर दूंगा. ठीक है. C जो है 15,000 का राइस B को दे देता है, लेकिन उससे पैसा A से कितना ले लेता है, 20,000 का. ए ने गारंटी 20,000 की ही प्रोवाइड करी थी कि मैं तेरे को मैक्सिमम 20,000 की गारंटी प्रोवाइड करता हूँ. यहाँ पे सी ने बी को राइस दिया लेकिन 15,000 का, और इसने सी ने ए से 20,000 ही वसूल लिए. अब ए अगर बी से पैसा लेने जाता है, श्योरिटी बाद में पैसे वसूल सकता है ना डेटर से, तो वो कितने वसूल सकता है, 20,000, 15,000, 35,000. तो वो सिर्फ 15,000 वसूल सकता है, चाहे उसने 20,000 दिए हैं सी को, लेकिन बी कहेगा मुझे तो 15,000 के चावल मिले हैं ना, मैं तो तुझे 15,000 ही पे करूंगा. तेरी गलती है कि तूने बिना चेक किए 20,000 दे दिए. जितने की ट्रांजैक्शन होएगी मैं तो उतने का ही पे करूंगा ना. तो 15,000 ही ए बी से वसूल सकता है, 20 नहीं वसूल सकता, क्योंकि सी ने बी को 15,000 की चावल सप्लाई किए. अब ए की गलती है कि उसने बिना चेक किए सी को 20,000 दे दिए. तो करेक्ट आंसर इज बी. कहते ए बी सी श्योरिटीज हैं डी के लिए. ठीक है. दे एंटर इनटू सेवरल बॉन्ड्स ईच इन अ डिफरेंट पेनल्टी. नेमली ए कहता है मैं 10,000 तक का तेरे को भरपाई श्योरिटी देता हूं. बी कहता है मैं मैक्सिमम 20,000 की श्योरिटी देता हूं. सी कहता है मैं 40,000 की श्योरिटी देता हूं. किसको दे रहे हैं, डी को. ठीक है. अब डी ने ई से जो लोन लिया था उसके लिए 30,000 का डिफॉल्ट हो गया. अब श्योरिटी 3 है, अमाउंट है 30,000. कौन कितना कितना पैसा देगा, तो हर कोई 10,000 देगा. ए बी सी ईच विल पे 10,000. तो जितना हद तक हो सके इक्वल ही श्योरिटी से पैसा लेना चाहिए, चाहे इसने ज्यादा अमाउंट की श्योरिटी दी है, इसने कम की, लेकिन अगर एक ही ट्रांजैक्शन को लेके मल्टीपल श्योरिटीज हैं तो जितनी हद तक हो सके उनसे इक्वल लेना चाहिए. तो ए मैक्सिमम 10,000 पे कर सकता है, उससे 10 लो, 10 लो, 10 इससे लो, 30,000 ऐसे वसूल ले जाएंगे. ठीक है. इसको हम आगे भी आई थिंक एक एग्जाम्पल शायद आएगी, लेट्स सी. चलिए. In case of a bank guarantee, if the beneficiary invokes guarantee within the claim period, the limitation period to sue the bank for non-payment is dash in case of beneficiary is government or municipal body. बैंक गारंटी के केस में अगर बेनिफिशियरी गवर्नमेंट या म्यूनिसिपल बॉडी है
तो लिमिटेशन पीरियड 30 साल का होता है, ठीक है, 30 साल तक का होता है। Which of the following statement is or are correct? A leased asset becomes non-performing when it ceases to generate income for the bank. Leased asset भी क्या non-performing asset बन सकती है? बन सकती है। Account shall be treated as out of order if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit drawing power for 180 days. Out of order में तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा, 180 डेज तो कहीं आता ही नहीं है, 90 डेज आता है, तो आंसर होगा वन ओनली। अकाउंट को आउट ऑफ ऑर्डर तब ट्रीट करेंगे अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस सैंक्शनड लिमिट से 90 दिन तक ज्यादा रहा है, ठीक है, कि बैंक ने 1 लाख का लिमिट प्रोवाइड किया, तुमने 1,20,000 विड्रॉ कर ली और वो 90 दिन हो गए इस चीज को, तो यहाँ पे 90 डेज होता है, 180 नहीं होता। ए इज द करेक्ट आंसर। इफ लॉस एसेट्स आर परमिटेड टू रिमेन इन द बुक्स फॉर एनी रीजन डैश परसेंटेज ऑफ द आउटस्टैंडिंग शैल बी प्रोवाइडेड फॉर। कहते अगर लॉस एसेट्स को पहली बात तो राइट ऑफ कर देना चाहिए, लेकिन अगर आप बुक्स में रखते हो तो कितना प्रोविजन क्रिएट करना पड़ता है? 100%। लॉस एसेट्स 100%। चलिए, एडवांस रिमेन्ड इन डाउटफुल कैटेगरी फॉर 18 months, व्हाट विल बी द प्रोविजन रिक्वायरमेंट? डाउटफुल कैटेगरी 1, डाउटफुल कैटेगरी 2, डाउटफुल कैटेगरी 3। 1 साल तक, 1 से 3 साल तक और 3 से ज़्यादा, तो 1 से 3 साल के बीच में है ना 8 महीने, तो D2 कैटेगरी के लिए प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट कितनी है? 40%, ठीक है। तो ये पीरियड फॉर विच द एडवांस हैज रिमेन्ड इन डाउटफुल कैटेगरी अप टू 1 year 25%, 1 to 2 3 years 40% और मोर देन 3 years 100%। ये सिक्योर्ड के लिए होता है, ये याद रखना। अनसिक्योर्ड के लिए डाउटफुल कैटेगरी में 100% होता है, ठीक है। अनसिक्योर्ड के लिए 100% है, सिक्योर्ड के लिए 25, 40, 100 डिपेंडिंग अपॉन द टाइम। चलिए, द बैलेंस आउटस्टैंडिंग फॉर लोन वॉज ₹20 लाख। बैलेंस आउटस्टैंडिंग लोन का था 20 लाख। रिलायजेबल सिक्योरिटी हैज द वैल्यू ऑफ 12 लाख। 20 लाख का लोन है, सिक्योर्ड इसमें से 12 लाख है। तो कहते व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रोविजन क्रिएटेड अगर एसेट सब स्टैंडर्ड एसेट है, तो यानी कि 20 लाख में से 12 लाख पे सिक्योरिटी क्रिएटेड है, 8 लाख अनसिक्योर्ड है, तो कितना होगा आपका प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट? देखो, सब स्टैंडर्ड एसेट में 15% प्रोविजन क्रिएट करनी पड़ती है सिक्योर्ड पोर्शन पे, 25% क्रिएट करनी पड़ती है अनसिक्योर्ड पोर्शन पे। तो इसमें 12 लाख जो है वो सिक्योर्ड है, तो 12 लाख पे 15% की प्रोविजन क्रिएट होगी, यानी कि 1,80,000। बाकी का 8 लाख है, उस पर 25% क्रिएट होगी, यानी कि 2 लाख। दोनों को जोड़ के 3,80,000 की प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट होगी। ये एज सच न्यूमेरिकल नहीं है, अगर आपको याद है परसेंटेजेस तो आप कर सकते हो, और ये कर लेना याद, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, डैश इज एन एक्ट इन विच लेंडर फॉर इकोनॉमिक और लीगल रीजंस रिलेटेड टू द बोरोवर्स फाइनेंशियल डिफिकल्टी ग्रांट्स कंसेशन टू द बोरोवर्स। कहते कई बार क्या होता है कि लोन एक पर्सन लेता है, लेकिन उसकी इकोनॉमिक या लीगल रीजन से उसको लेंडर को, बोरवर को कुछ कंसेशन देनी पड़ती हैं। जो बैंक है उसने लोन दिया एक पर्सन को, अब वो सामने वाला चुका नहीं पा रहा क्योंकि उसको फाइनेंशियल डिफिकल्टी आ रही है, तो बैंक को किन्हीं इकोनॉमिक या लीगल कारण से कुछ कंसेशंस दे देगा बोरवर को कि ठीक है यार, तुम ऐसा करो, तुम 10% के हिसाब से नहीं, तुम 8% के हिसाब से पैसा वापस कर दो, तुम 3 नहीं, तुम 5 साल में पैसा वापस कर दो। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे रीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। लोन की रीस्ट्रक्चरिंग कर दी जाती है। अगला देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 18 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इफ नो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रूमेंट, इंटरेस्ट ड्यू देयरऑन शैल बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 18%। कहते हैं अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाइड नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी नोट है, अगर उस पर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है, तो 18% के हिसाब से इंटरेस्ट पे किया जाता है। चलिए, अगला है क्रेडिट कार्ड को लेके। कहते हैं जब एक पर्सन क्रेडिट कार्ड किसी कस्टमर को देता है तो टोटल क्रेडिट लिमिट असेस करता है, ठीक है। अगर मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है ऑलरेडी आईसीआईसीआई का, अगर मैं एसबीआई से नया क्रेडिट कार्ड लूंगी ना, तो वो इसको भी बीच में काउंट करेगा, मेरी क्रेडिट लिमिट चेक करेगा, और जितने भी मैंने क्रेडिट कार्ड्स हैं सारी क्रेडिट लिमिट मेरी असेस करके फिर मुझे बताएगा कि तुम्हारे नए क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है,
ठीक है, सारे क्रेडिट कार्ड जो मेरे पास होंगे उनको मद्देनजर रखते हुए मेरी क्रेडिट लिमिट चेक की जाएगी, ये बिल्कुल सही है। कार्ड इशूइंग बैंक्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ केवाईसी वेयर एजेंट सॉलिसिट बिजनेस ऑन देयर बिहाफ। कहते अगर एजेंट्स हैं, उन्होंने बिजनेस लेके आया है क्रेडिट कार्ड का बैंक के पास, तो केवाईसी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना बैंक की नहीं है, कार्ड इशू करने वाली बैंक की नहीं है, जहां पे एजेंट उनके लिए बिजनेस लेके आए हैं। तो हमेशा केवाईसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहे कोई थर्ड पार्टी हो, फोर्थ पार्टी हो, बैंक की ही रहती है। तो ये गलत है, बैंक ही रिस्पॉन्सिबल होता है केवाईसी के लिए। कार्ड होल्डर्स आर द इंस्टीट्यूशंस विच इशू क्रेडिट कार्ड्स। कार्ड होल्डर तो आप मैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड है वो कार्ड होल्डर्स होते हैं, ठीक है। तो जो इशू करते हैं वो तो इशूइंग क्रेडिट कार्ड एजेंसीज होगी ना, कार्ड इशूइंग बैंक हुए वो तो ये गलत है। तो यहाँ पे ये भी गलत है, ये भी गलत है, इनकरेक्ट ही पूछा है, तो 2 और 3 यहाँ पे इनकरेक्ट है। चलिए, होम लोन्स, क्या होम लोन्स एनआरआईज को दिए जा सकते हैं? दिए जा सकते हैं, यस। ये आपको कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रेनोवेशन किसी चीज के लिए भी दिए जा सकते हैं, दिए जा सकते हैं। इफ द इनकम ऑफ द स्पाउस इज टेकन फॉर अराइविंग एट द क्वांटम ऑफ लोन, कहते लोन देते हुए आपके स्पाउस की इनकम को भी बीच में कैलकुलेट किया गया था, तो फिर आपके स्पाउस को भी या तो को बोरोवर बनना पड़ता है या को गारंटर बनना पड़ता है, गारंटर बनना पड़ता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, एनआरआई लोन ले सकते हैं। हाउसिंग लोन, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रेनोवेशन किसी चीज के लिए भी हो सकता है। और अगर स्पाउस की इनकम को भी बीच में ऐड किया गया था लोन कैलकुलेट करते हुए, तो उसे को बोरोवर या गारंटर बनना पड़ता है। विद रिलेशन टू क्रेडिट कार्ड्स, वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे आर एग्जाम्पल्स ऑफ। क्रेडिट कार्ड में वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे क्या है? ये हैं क्रेडिट कार्ड एसोसिएशंस। क्रेडिट कार्ड एसोसिएशंस टाई अप करती हैं बैंक्स के साथ कि तुम हमारा ये ट्रेडमार्क यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब होमवर्क क्वेश्चन आपको देखना है, 3-4 होमवर्क क्वेश्चन है। हु डिसाइड्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल टू लोन्स गिवन टू सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो लोन दिया जाता है उन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन डिसाइड करता है? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये आपको मुझे देख के बताना है। बैंक्स इन इंडिया कैन अंडरटेक क्रेडिट कार्ड बिजनेस आइदर डिपार्टमेंटली और थ्रू अ सब्सिडरी कंपनी। बैंक्स जो इंडिया में क्रेडिट कार्ड बिजनेस करते हैं डिपार्टमेंटली भी कर सकते हैं या अपनी सब्सिडरी कंपनी के थ्रू भी करवा सकते हैं। कहते हैं क्रेडिट कार्ड का बिजनेस करने से पहले आरबीआई की परमिशन की जरूरत पड़ती है। तीसरा, बैंक्स जिनकी नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज्यादा है वही क्रेडिट कार्ड का बिजनेस कर सकते हैं। ये सारी करेक्ट है, आपको इसमें से इनकरेक्ट बतानी है। अगला है, डैश इज द मेजरमेंट ऑफ द मैक्सिमम पोटेंशियल लॉस टू अ लेंडर इफ द बोरोवर डिफॉल्ट्स ऑन पेमेंट। इसको क्या बोलते हैं कि अगर एक लेंडर ये चीज कैलकुलेट करता है कि अगर ये बोरोवर डिफॉल्ट कर जाता है तो मेरे को कितना नुकसान होगा, तो उसे क्या बोलते हैं? क्रेडिट मैनेजमेंट, क्रेडिट एक्सपोजर, पोर्टफोलियो रिव्यू या फिर रीफाइनेंस। आखिरी क्वेश्चन है, लेंडर्स जो हैं शुड रिकॉग्नाइज इंसिपिएंट स्ट्रेस इन द लोन अकाउंट्स इमीडिएटली डिफॉल्ट बाय क्लासिफाइंग सच एसेट्स एज। कहते डिफॉल्ट होते ही हम चाहते हैं कि लोन अकाउंट्स का स्ट्रेस हम पहले से ही देख लें। तो कैसे करते हो? एनपीए बना के, एसएमए बना के, डाउटफुल एसेट बना के, सबस्टैंडर्ड एसेट बना के। तो इनके आंसर आपको मेरे को 1, 2, 3, 4 के कमेंट सेक्शन में देने हैं। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।